एपिसोड 181 टू 190। अध्याय 181। अध्याय 182। आपको कभी मौका नहीं मिलेगा। अनुवादक 54,96,90,339। कला प्रदर्शन समूह से भी अधिक लोकप्रिय केवल चिकित्सा विभाग के गु झाओहान ही हो सकते थे। लेकिन जैसे ही उस नाम का जिक्र हुआ, शिया यांग्यांग ने तुरंत उसे बर्खास्त कर दिया। शिया यांग्यांग के कैंपस फेस्टिवल में भाग न लेने का कारण ये था कि वह गु झाओहान के साथ एक ही मंच पर प्रदर्शन नहीं करना चाहती थी। वे उसे अभी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए क्यों आमंत्रित करेंगे? वेन शियाओचू ने कहा, यांग्यांग, गु झाओहान ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो परफॉर्मेंस ग्रुप को हरा सकता है। लोकप्रियता सर्वेक्षणों में वह खुद मुख्य पुरुष भूमिका के लिए पहली पसंद है। अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तो किम फी एर कर लेगी। तुम्हें पहले कदम उठाकर बढ़त हासिल करनी चाहिए। गु किचेन के साथ तुम्हारे संबंधों को देखते हुए उसे अपने पक्ष में करना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। शिया यांग्यांग ने वेन शियाओचू को यह नहीं बताया कि यह आकाश में चढ़ने से भी ज्यादा कठिन हो सकता है, क्योंकि गु झाओहान इस समय उससे नफरत करता है। जिया यांग्यांग अनिर्णायक बनी रही। दरअसल वेन शियाओचू ने जो कहा वह सही था। किम फी एर की टीम को पहले ही काफी बढ़त मिल चुकी है। बिना किसी तुरुप के पत्ते के जिया यांग्यांग के पास उसके खिलाफ जीतने का कोई मौका नहीं है। वह किम फी एर द्वारा सार्वजनिक रूप से थप्पड़ खाकर अपमानित होना नहीं चाहेगी। अभी आत्मसम्मान की चिंता करने का समय नहीं है। आखिरकार उन्हें गु झाओहान के ही परिवार की सदस्य माना जाता है। अगर उसकी चाची मुसीबत में होती तो वह मदद करने से इनकार नहीं करता, है ना? इसके अलावा जिया यांग्यांग ने वेन जियाओचू की बात से सहमति जताई। बढ़त हासिल करने के लिए पहले हमला करना किम फी एर निस्संदेह इस अवसर को भी नहीं चुकेगी। इसलिए वेन शियाओचू से विदा लेने के बाद शिया यांग्यांग सीधे चिकित्सा विभाग की ओर रवाना हो गया। लेकिन जिया यांग्यांग को उम्मीद नहीं थी कि वह एक कदम पीछे रह जाएगी। गु झाओहान प्रयोगशाला में थे। प्रयोगशाला में सन्नाटा था, लेकिन किम फी एर पहले से ही वहां मौजूद थी। प्रिंस, कृपया मान जाए। लोकप्रियता सर्वेक्षण में आप पहले स्थान पर हैं और नाटक में मुख्य पुरुष भूमिका के लिए आपका चयन भी हो चुका है। मुझे पता है आप व्यस्त हैं, लेकिन आप इतने बुद्धिमान हैं कि पूर्वाभ्यास के लिए आपको ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं होगी। यह विद्यालय के सम्मान के लिए है। इसके अलावा महोत्सव का पुरस्कार 20,000 युआन है। मैं वादा करता हूं कि अगर हम इसमें शामिल होते हैं तो आपकी और मेरी लोकप्रियता के बल पर हम सभी विश्वविद्यालयों में अपनी अलग पहचान बनाएंगे। जब हम जीतेंगे तो पुरस्कार की सारी राशि आपकी होगी। क्या ये ठीक है? मुझे पता है कि आपके पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन अगर आप अभी भाग नहीं भी लेते हैं तो निर्देशक आपको शामिल होने का आदेश देगा, क्योंकि मुख्य पुरुष कलाकार का चयन हो चुका है। प्रयोग कर रहे गु झाओहान को किम फी एर द्वारा बाधा पहुंचाई जा रही थी। अंत में उन्होंने अधीरता से कहा, मुझे नाटक करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बाद में अकादमिक डीन को समझा दूंगा, उन्हें किसी और को चुनने दें। किम फी एर ने कहा, गु झाओहान, क्या तुम जिया यांग्यांग के तुम्हें ढूंढने का इंतजार कर रहे हो क्योंकि तुमने मेरी टीम में शामिल होने से इनकार कर दिया है? शिया यांग्यांग का नाम सुनते ही गु झाओहान थोड़ा सख्त हो गया। जब उसने ऊपर देखा तो उसे जिया यांग्यांग दरवाजे पर खड़ी दिखाई दी, लेकिन किम फी एर की पीठ दरवाजे की ओर थी, इसलिए उसने यह नहीं देखा कि जिया यांग्यांग पहले ही आ चुकी थी। किम फी एर ने जोर से कहा, गु झाओहान, यह मत सोचो कि मुझे पता नहीं है। शिया यांग्यांग के लिए तुम्हारे कुछ छिपे हुए इरादे हैं, लेकिन तुम्हें अपनी मौजूदा स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। तुम दोनों का रिश्ता कभी संभव नहीं होगा। आखिरकार वह अब तुम्हारी है। चुप रहो। गु झाओहान ने अचानक ठंडी आवाज में डांट लगाई। गु झाओहान के सख्त रवैये को देखकर किम फी एर अपनी जगह पर जम गई और चुप रही। गु झाओहान का चेहरा बेहद गंभीर था, सामान्य से कहीं अधिक ठंडा। प्रयोगशाला का तापमान कुछ डिग्री कम हो गया प्रतीत हुआ। किम फी एर ने धीरे से कहा, नाराज मत होइए, मैंने बिना सोचे समझे बोल दिया। लेकिन गु झाओहान की नजर उससे आगे बढ़कर दरवाजे पर जा टिकी। किम फी एर ने पीछे मुड़कर देखा तो जिया यांग्यांग दरवाजे पर सीधी खड़ी थी। किम फी एर को जल्दी ही एहसास हो गया कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि गु झाओहान ने अभी अभी इतनी बड़ी प्रतिक्रिया दी थी। फिर उसने जिया यांग्यांग की ओर मुड़कर कहा, तुम यहाँ किस लिए आए हो? अध्याय 182। अध्याय 183। गु झाओहान, तुम गद्दार। अनुवादक 54,96,90,339। शिया यांग्यांग अंदर आए और बेबाकी से बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
मैं भी इसी कारण से यहाँ हूँ। शिया यांग्यांग ने गू झाओहान के पास जाकर कहा, मैं आपको अपने नाटक में मुख्य पुरुष भूमिका निभाने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। ये सुनकर किम्फी एर भड़क उठी, शिया यांग्यांग, तुम कितनी बेशर्म हो। तुम तो शादी के रिश्ते से उसकी चाची हो। क्या तुम्हें शक से बचने का तरीका नहीं पता? क्या तुम चाहती हो कि पूरे स्कूल को लगे कि राजकुमार का अपनी चाची के साथ संदिग्ध रिश्ता है, या तुम बस दोनों तरफ से खेल रही हो? किम्फी एर, मुझ पर झूठे आरोप मत लगाओ। हम दोनों के बीच कोई स्पष्ट रिश्ता है या नहीं, ये तो सिर्फ किम्फी एर ही समझ सकता है। मैं, शिया यांग्यांग, ईमानदार और बेबाक हूँ। चूंकि निर्देशक यिन ने हमें टीमें बनाकर आपस में प्रतिस्पर्धा करने को कहा है, इसलिए मेरे लिए किसी लोकप्रिय पुरुष कलाकार की भूमिका पाने की कोशिश करना गलत नहीं है। जहां तक तुम्हारी बात है, जो निर्दोष हैं वे खुद ही बेगुनाह साबित हो जाएंगे। समय के साथ सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, शिया यांग्यांग ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। किम्फी एर ने पलटवार करते हुए कहा, शिया यांग्यांग, क्या तुम जानती हो कि मुझे सबसे ज्यादा क्या नापसंद है? तुम्हारा अहंकारी और अलग थलग रवैया। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। क्या तुमने कभी राजकुमार के बारे में सोचा है? ठीक है, तुम दोनों बहस करना बंद करो, गू झाओहान ने बीच में टोकते हुए कहा। क्या आप सचमुच उसके साथ नाटक में अभिनय करने के लिए सहमत होंगे? किम्फी एर ने गू झाओहान से पूछा। गू झाओहान ने कहा, मैं नाटक में अभिनय नहीं करूंगा। आप दोनों जा सकते हैं। शिया यांग्यांग सबसे पहले वहां से चली गई, क्योंकि उसे विश्वास था कि अगर गू झाओहान ने ऐसा कहा तो वह निश्चित रूप से नाटक में भाग नहीं लेगा। इसके अलावा वह हमेशा उदासीन प्रतीत होता था, शायद उसे नाटक में भाग लेने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगले दिन स्कूल में ये खबर फैल रही थी कि गू झाओहान और किम्फी एर एक साथ नाटक में अभिनय करेंगे। सारी खबरें स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगा दी गई थीं। इसमें शिया यांग्यांग और किम्फी एर की टीमों के बीच की प्रतियोगिता और उनके बीच लगी शर्त भी शामिल है। अचानक ये स्कूल में सबसे लोकप्रिय विषय बन गया। शिया यांग्यांग नोटिस बोर्ड के सामने खड़ी होकर भौहें चढ़ा रही थी। क्या गू झाओहान वाकई किम्फी एर के साथ सह कलाकार के रूप में मुख्य पुरुष भूमिका निभाने के लिए सहमत हुए थे? दोपहर के भोजन के समय जिया यांग्यांग ने वेन जियाओचू से इस खबर की पुष्टि की। वेन शियाओचू और गू झाओहान एक ही विषय के छात्र थे और उनके गुरु भी एक ही थे, इसलिए वे रोजमर्रा की जिंदगी में काफी बार एक दूसरे से मिलते जुलते थे। वेन शियाओचू ने कहा, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि गू झाओहान ने किम्फी एर की टीम में शामिल होना क्यों चुना और आपको क्यों मना कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह कोई छलकपट कर रहा हो और अहम मौके पर गड़बड़ी करके किम्फी एर को नीचे गिराने की योजना बना रहा हो? शिया यांग्यांग ने कहा, क्या तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि वह उस तरह का व्यक्ति है? गू झाओहान निश्चित रूप से इस तरह के घुमावदार हथकंडे अपनाने वाला व्यक्ति नहीं था। वह ऐसा व्यक्ति था जो या तो कोई काम करता ही नहीं था, या फिर एक बार फैसला कर लेने के बाद उसे पूरी लगन से करता था। 3 साल तक गू झाओहान की सहपाठी रहने के बाद वेन शियाओचू इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थी। वेन शियाओचू को यह बात पता नहीं थी, लेकिन शिया यांग्यांग के मन में यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी। गू झाओहान उससे सख्त नफरत करता था। वेन शियाओचू ने आह भरते हुए कहा, मुझे लगता है इस बार हमारी जीत की संभावना बहुत कम है। गू झाओहान के साथ होने से किम्फी एर की टीम और भी शक्तिशाली हो गई है। गू झाओहान से मुकाबला करने के लिए हमें कोई पुरुष नायक कहाँ मिलेगा? शिया यांग्यांग भी काफी उदास महसूस कर रही थी। उसने अपना सिर डाइनिंग टेबल पर पटकते हुए कहा, क्या मैंने उससे शर्त लगाकर पागलपन किया? मुझे लगता है मेरा तो काम तमाम हो गया। गू झाओहान, तू गद्दार है। हालांकि जिया यांग्यांग ने केवल एक भोजन के दौरान ही आत्मदया में डूबे रहने का नाटक किया। खाना खत्म करने के बाद जिया यांग्यांग ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। स्कूल में दूसरा सबसे लोकप्रिय लड़का कौन है? वेन शियाओचू ने उत्तर दिया, ये प्रदर्शन विभाग से ली जियाशु है। ली जियाशु एक परफॉर्मिंग आर्ट्स का छात्र था जिसने कैंपस के प्रचार वीडियो की शूटिंग के लिए लू याओ के साथ साझेदारी की थी। वह कुछ हद तक मशहूर, आकर्षक, हंसमुख, विनोदी, विनम्र और सभी का चहेता था। हालांकि गू झाओहान की तुलना में उनकी लोकप्रियता अभी भी कम थी। शिया यांग्यांग ने तुरंत ली जियाशु को ढूंढ लिया और वह सहर्ष भाग लेने के लिए सहमत हो गया। अध्याय 183, अध्याय 184, कोई चुंबन दृश्य नहीं, कोई बिस्तर दृश्य नहीं। अनुवादक 54,96,90,339। शिया यांग्यांग ने सभी भूमिकाओं को अंतिम रूप देने में पूरा दिन बिताया।
शाम को उन्होंने व्याख्यान कक्ष में सभी को एक बैठक के लिए इकट्ठा किया। उसने सबको स्क्रिप्ट बांट दी। स्कूल ने स्क्रिप्ट लियांग शानबो और झू यंगताई सौंपी। इस मशहूर क्लासिक प्रेम कहानी में शिया यांगयांग झू यंगताई की भूमिका निभाएंगे, जबकि ली जियाशु लियांग शानबो की भूमिका में होंगे। वेन जियाओचू झू यंगताई की निजी नौकरानी इनिक्सिंग का किरदार निभाएंगी। शिया यांगयांग ने कहा, आज रात सभी को स्क्रिप्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना होगा क्योंकि कल से हमारा आधिकारिक रिहर्सल शुरू हो जाएगा। हमारे पास केवल आधा महीना है। उसके बाद हम ईस्ट वेस्ट हॉल में किम फी एयर की टीम के खिलाफ मंच पर प्रतिस्पर्धा करेंगे। इसलिए मुझे उम्मीद है कि सभी अपना पूरा प्रयास करेंगे। सभी लोग उत्साह से भरे हुए थे। जब तक शिया यांगयांग मेपल विला लौटी तब तक 9 बज चुके थे। गु किचेन भी अभी अभी घर पहुंचा था। गु किचेन ने शिया यांगयांग से पूछा, तुम घर इतनी देर से क्यों आए हो? शिया यांगयांग ने गु किचेन को स्कूल के सांस्कृतिक उत्सव में नाटक प्रदर्शन में अपनी भागीदारी के बारे में बताया। गु किचेन ने पूछा, क्या ये कोई नाटक प्रदर्शन है? क्या इसमें कोई चुंबन के दृश्य हैं? शिया यांगयांग जोर से हंस पड़ी, क्या आपको सिर्फ इसी बात की चिंता है? गु किचेन ने कहा, अगर आप पेशेवर तौर पर अभिनय करना चाहते हैं और मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करना चाहते हैं तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। हालांकि मेरी एक शर्त है, कोई चुंबन दृश्य नहीं, कोई बिस्तर पर दृश्य नहीं और कोई भी अत्यधिक अंतरंग दृश्य नहीं। शिया यांगयांग ने पूछा, अगर मैं स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पाऊं तो क्या होगा? गु किचेन ने सहज भाव से उत्तर दिया, अगर सबसे बुरी स्थिति आती है तो मैं आपकी जगह काम करने के लिए तैयार हूं। शिया यांगयांग ने कहा, अगर ऐसा हुआ तो मीडिया शायद सुर्खियां बटोरने का मौका लपक लेगी, जैसे कि शक्तिशाली शेनेग्युआन ग्रुप के सीईओ को अपनी पत्नी के किसिंग सीन में डबल बनने का अजीब शौक है। जैसे ही गु किचेन ने अपना कोट उतारा और जिया यांगयांग की ओर झुके, उन्होंने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। गु किचेन की कामुक फुसफुसाहट ने शिया यांगयांग के कान को गुदगुदा दिया। लेकिन उस दिन वह बहुत थकी हुई थी। उसने हल्के से उसे दूर धकेलते हुए कहा, आप निश्चिंत हो जाए, ये सिर्फ एक सामान्य नाटक है। इसमें कोई चुंबन दृश्य नहीं है, कोई रोमांटिक दृश्य नहीं है, अब आप निश्चिंत हो सकते हैं। गु किचेन ने निराशा जताते हुए कहा, कितनी अफसोस की बात है, अगर कोई बिस्तर वाला सीन होता तो मैं उसमें एक छोटी सी भूमिका निभा सकता था। आप किस रूप में कैमियो करना चाहेंगे? एक बिस्तर के रूप में। गु किचेन। जिया यांगयांग ने गु किचेन को किम फियर के साथ अपनी शर्त के बारे में नहीं बताया। उसने उसे ये भी नहीं बताया कि गु झाओहान भी इस नाटक का हिस्सा था और किम फी एयर की टीम का साथ दे रहा था। यांगयांग के चुप रहने का कारण ये था कि वह गु किचेन को अपनी चिंता में नहीं डालना चाहती थी। उसे ये सब बचकाना लगता होगा। वह बहुत व्यस्त व्यक्ति था और उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं, इसलिए उसे संदेह था कि उसके पास छात्रों के इन तुच्छ झगड़ों पर ध्यान देने का समय होगा। गु झाओहान के बारे में यांगयांग ने सोचा कि अगर वह गु किचेन को ये बात बताती है तो वह सोच सकता है कि वह चुपके से उसके बारे में शिकायत कर रही है, जिससे वह उसे और भी नापसंद करने लग सकता है। चूंकि गु झाओहान उसकी मदद करने के लिए बाध्य नहीं था, इसलिए यांगयांग ने अच्छी नींद लेने के बाद इस बात को भुला दिया। अगले दिन असली रिहर्सल शुरू हुई। एक विश्वविद्यालय में 2 हॉल होते हैं, ईस्ट हॉल और वेस्ट हॉल। आधे महीने में इन दोनों हॉलों में उनके प्रदर्शन एक साथ आयोजित किए जाएंगे। हालांकि ईस्ट हॉल का निर्माण कई साल पहले हुआ था और वास्तव में यह वेस्ट हॉल से काफी छोटा है और इसका वातावरण भी काफी खराब है। बेशक रिहर्सल के लिए वेस्ट हॉल सबसे अच्छी जगह थी। चूंकि उनके पास अभिनेताओं का लाभ नहीं था, इसलिए यांगयांग ने बेहतर स्थान का लाभ उठाने के बारे में सोचा। वह जानती थी कि ईस्ट और वेस्ट हॉल का प्रबंधन हमेशा कैंपस लॉजिस्टिक्स उद्योग द्वारा किया जाता था। उसने संबंधित जिम्मेदार कर्मियों को ढूंढा, पूर्वाभ्यास के लिए आवेदन जमा किया और फिर हॉल की चाबी प्राप्त की। सुबह यांगयांग ने कुछ सदस्यों के साथ मिलकर सभी सामान को हॉल में स्थानांतरित कर दिया। दोपहर में उन्होंने सभी सदस्यों को एक साथ भोजन कराया। खाना खाने के बाद उन्होंने दोपहर में रिहर्सल शुरू करने की योजना बनाई थी। हालांकि जब वे वेस्ट हॉल पहुंचे तो उन्होंने पाया कि दोपहर के समय इस्तेमाल होने वाली उनकी सारी चीजें हॉल के बाहर फेंक दी गई थीं और एक छोटी पहाड़ी के रूप में ढेर कर दी गई थी। जब यांगयांग अंदर गई तो उसने किम फी एयर को ये कहते हुए देखा, इसे और इसे सब बाहर फेंक दो। अध्याय 184, अध्याय 185, चैपल पर कब्जा करना। अनुवादक 54,96,90,339। शिया यांगयांग ने हस्तक्षेप करने के लिए जल्दी से आगे बढ़कर पूछा, तुम क्या कर रहे हो?
किम फी एर आगे बढ़ी और बोली, हमें रिहर्सल के लिए इस हॉल की जरूरत है। जाहिर है जो भी चीजें अप्रासंगिक हैं उन्हें बाहर फेंकना होगा। शिया यांग्यांग ने जवाब दिया, मैंने इस हॉल का आवेदन पत्र प्राप्त कर लिया है। अगले आधे महीने तक इसका उपयोग करने का अधिकार हमारे पास है, इसलिए कृपया चले जाइए। किम फी एर ने घमंड से जवाब दिया, बेवकूफी मत करो शिया यांग्यांग। क्या तुम्हें नहीं पता कि स्कूल हॉल के इस्तेमाल पर हमारे कला विभाग को प्राथमिकता है? भले ही तुम्हें आवेदन पत्र मिल गया हो, लेकिन जो शिक्षिका हमारी रिहर्सल में मदद कर रही हैं, वह हमारे विभाग की प्रमुख और प्रधानाचार्य की बेटी हैं। क्या तुम्हें लगता है कि हॉल के अधिकार को लेकर मुझसे बहस करना उचित है? वेन शियाओचू ने बगल से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, पहले आओ पहले पाओ का सिद्धांत लागू होता है। भले ही वह प्रधानाचार्य की बेटी हो, उसे नियमों का पालन करना ही होगा। किम फी एर ने उपहास उड़ाते हुए कहा, तो फिर आपको जाकर प्रधानाचार्य से सिद्धांतों के बारे में बात करनी चाहिए। इतना कहकर वह मुड़ी और आदेश दिया, बचे हुए सभी सामान और कपड़े बाहर फेंक दो। शिया यांग्यांग के पक्ष के लोगों का विरोध करना स्वाभाविक था। दोनों पक्षों के बीच बहस बढ़ती जा रही थी और लगभग हाथापाई में तब्दील हो गई थी। उसी क्षण गू झाओहान अपने बैग के साथ अंदर दाखिल हुआ। गू झाओहान को आते देख किम फी एर का चेहरा खिल उठा और उसने उनका अभिवादन करते हुए कहा, राजकुमार, आप इतनी जल्दी आ गए। मुझे लगा था कि आप सिर्फ आज रात ही रिहर्सल के लिए फ्री हैं। गू झाओहान ने शांत भाव से पूछा, क्या हुआ? किम फी एर ने गू झाओहान की बांह पकड़ ली और उपेक्षापूर्वक कहा, यहाँ कुछ मस्खरे हंगामा मचा रहे हैं। वेन शियाओचू ने विरोध करते हुए कहा, किम फी एर, तुम किसे मस्खरा कह रही हो? गू झाओहान, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। क्या तुम इस मामले में निष्पक्ष फैसला कर सकती हो? वेन शियाओचू ने किम फी एर द्वारा हॉल पर कब्जा करने की पूरी स्थिति समझाई। इसमें जिया यांग्यांग द्वारा सुबह सुबह उपयोग के अधिकार के लिए आवेदन करना और सुबह सुबह प्रॉप्स को स्थानांतरित करने के लिए किया गया अथक प्रयास शामिल था। वेन शियाओचू ने आगे कहा, क्या ये हद से ज्यादा नहीं हो रहा है? हॉल स्कूल की सार्वजनिक संपत्ति है, यहाँ विशेष प्राथमिकता के अधिकार जैसी कोई बात नहीं है। फिर सबकी निगाहें गू झाओहान की ओर मुड़ गईं, मानो वे किसी जवाब का इंतजार कर रहे हों। बहरहाल गू झाओहान का काफी रुतबा था और वही एकमात्र व्यक्ति था जो किम फी एर को नियंत्रण में रख सकता था। अगर उसने इसे रद्द करने का फैसला किया तो किम फी एर कुछ नहीं कर पाएगी, है ना? शिया यांग्यांग की निगाहें भी गू झाओहान पर टिकी हुई थीं। हालांकि गू झाओहान किम फी एर के साथ एक ही टीम में थे, लेकिन शिया यांग्यांग को हमेशा गू झाओहान एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाई देते थे जो सही और गलत में फर्क जानते थे। इस घटना में किम फी एर स्पष्ट रूप से तानाशाही और अनुचित तरीके से व्यवहार कर रही थी। शिया यांग्यांग को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि गू झाओहान किम फी एर के साथ हाथ मिलाएगा। गू झाओहान कुछ देर तक चुप रहे, फिर उनकी नजर शिया यांग्यांग पर टिक गई। गू झाओहान ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। तुम ये चयन नहीं जीत सकते। तुम अपना प्रयास व्यर्थ कर रहे हो। शिया यांग्यांग को उम्मीद नहीं थी कि गू झाओहान ऐसी बात कहेगा। किसी और को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। आखिरकार सभी जानते थे कि शिया यांग्यांग गू झाओहान की चाची थी। इस रिश्ते को देखते हुए कोई कारण नहीं था कि गू झाओहान उसकी मदद न करे। हालांकि गू झाओहान ने न केवल मदद नहीं की, बल्कि उस व्यंग्यात्मक टिप्पणी से जले पर नमक छिड़का। किम फी एर को भी उम्मीद नहीं थी कि गू झाओहान उसका साथ देगा और वह इस बात पर गर्व से बोली, शिया यांग्यांग, राजकुमार सही कह रहे हैं। अगर तुम अभी हार मान लेते हो तो हम अपनी शर्त भूल सकते हैं, लेकिन अगर तुम बात नहीं मानते तो बाद में तुम्हारे साथ नरमी न बरतने के लिए मुझे दोष मत देना। शिया यांग्यांग ने घोषणा की, मैं हार नहीं मानूंगा और न ही अपनी हार स्वीकार करूंगा। इतना कहने के बाद जिया यांग्यांग ने मुड़कर दूसरों से कहा, सामान को पूर्वी हॉल में ले जाओ। जब वह जा रही थी तो उससे पीछे से किम फी एर की विजयी व्यंग्यात्मक हंसी सुनाई दी। वह सचमुच बहुत मजबूत होने का दिखावा कर रही है। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि वह कब तक ऐसा दिखावा कर सकती है। अध्याय 185, अध्याय 186, एक मैं आपको नाराज नहीं कर सकता मेरे परपोते। अनुवादक 54,96,90,339। पूरी दोपहर सभी लोग सामान को पूर्वी सभागार में ले जाने में व्यस्त रहे। वेन शियाओचू को समझ नहीं आ रहा था, हम उनके लिए चीजें इतनी आसान क्यों बना रहे हैं। भले ही मामला प्रधानाचार्य तक पहुंच जाए, हमें फिर भी अपना पक्ष रखना चाहिए। शिया यांग्यांग ने कहा, अगर बहस का नतीजा एक ही है तो मुझे अपनी ऊर्जा क्यों बर्बाद करनी चाहिए।
प्रधानाचार्य वर्तमान में संस्कृति और मनोरंजन मंत्री पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें किम फी एर के पिता के राजनीतिक समर्थन की आवश्यकता है, इसलिए वह निश्चित रूप से उनका ही पक्ष लेंगे। वेन शियाओचू ने गुस्से से कहा, मुझे किम फी एर पर गुस्सा नहीं आ रहा, बल्कि गू झाओहान की बातों पर गुस्सा आ रहा है। आजकल वो बिल्कुल बदल गया है, जैसे उस पर किसी भूत का साया हो। पहले वो बातचीत करने या बोलने में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन सही गलत में आसानी से फर्क कर लेता था। अब ये अंधा होकर किम फी एर की मदद कैसे कर रहा है? शिया यांग्यांग ने कहा, वे एक टीम है, इसलिए किम फी एर की मदद करना अनुचित नहीं है। ठीक है, चलिए शिकायत करना बंद करते हैं और सभागार की सफाई शुरू करते हैं। जब तक उन्होंने सभागार की सफाई पूरी की, तब तक शाम हो चुकी थी। सभी लोग लगभग पूरी तरह थक चुके थे। शिया यांग्यांग ने मूल रूप से सभी के साथ भोजन करने की योजना बनाई थी, लेकिन तभी उन्हें गू किचेन का फोन आ गया। उन्होंने कहा कि उस शाम परिवार पुराने घर में मेहमानों की मेजबानी कर रहा था और उन्होंने उनसे इसके लिए घर आने का अनुरोध किया। शिया यांग्यांग के पास मेपल विला वापस जाने, जल्दी से स्नान करने और नए कपड़े बदलने के अलावा कोई चारा नहीं था। गाड़ी में बैठते ही जिया यांग्यांग ने पूछा, आज रात बूढ़े आदमी की मेजबानी कौन कर रहा है? गू किचेन ने उत्तर दिया, जब वह जवान थे तब बुजुर्ग ने सेना में सेवा की थी। सेवानिवृत्ति के बाद वे सैन्य भाईचारे के इन बंधनों को बहुत महत्व देते हैं। आज रात के मेहमान उनके बचपन के साथी हैं जो विदेश में रहते हैं। वे बुजुर्ग के जन्मदिन पर पहले उपस्थित नहीं हो सके थे, इसलिए इस बार विशेष रूप से आए हैं। जिया यांग्यांग ने सिर हिलाया। गू किचेन ने आगे कहा, बेशक, मुख्य बात यह है कि वह अपनी पोती को साथ लाया है। यह एक तरह की गुप्त मुलाकात की तरह है। शिया यांग्यांग जूस पी रहा था जब उसने ब्लाइंड डेट शब्द सुना और लगभग उसके मुंह से जूस का एक घूंट बाहर निकल गया। शिया यांग्यांग ने सावधानी से पूछा, ब्लाइंड डेट किसके साथ? गू किचेन को जिया यांग्यांग की अचानक घबराहट मजेदार लगी। बेशक, जियाओहान के लिए। आपको क्या लगता है कि और कौन हो सकता है? शिया यांग्यांग एक पल के लिए भी संभल नहीं पाए, क्योंकि उस बूढ़े व्यक्ति ने पहले भी गू किचेन के लिए ब्लाइंड डेट्स का इंतजाम किया था। इसलिए ब्लाइंड डेट शब्द सुनते ही जिया यांग्यांग के मन में सबसे पहला ख्याल गू किचेन का ही आया। शिया यांग्यांग ने कहा, गू झाओहान मेरी ही उम्र का है ना? 20 साल की उम्र में किसी से बिना बताए मिलना जुलना बूढ़े आदमी के लिए थोड़ा ज्यादा ही चिंताजनक है ना? गू किचेन ने जवाब दिया, खैर, वो तुमसे बस 1 साल बड़ा है। ये कोई ब्लाइंड डेट तो नहीं है। बूढ़े आदमी ने बस उन दोनों को एक दूसरे से मिलवाना चाहा था, शायद दोस्ती हो जाए, खासकर इसलिए क्योंकि उसकी एक छोटी चाची है। वो जल्द ही ग्रेजुएट होने वाला है और उसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही। शिया यांग्यांग ने चिढ़कर कहा, वो मुझे अपनी चाची बिल्कुल नहीं मानता। वह हमेशा मेरा विरोध करता है। जब भी शिया यांग्यांग को सभागार में हुई घटना याद आती थी तो उसे बेहद गुस्सा आता था। गू किचेन समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। क्या तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ था? शिया यांग्यांग ने आह भरी, छोड़ो, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। वैसे भी मैं आपके पोते को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। गू किचेन ने और अधिक जानने की कोशिश की, लेकिन जिया यांग्यांग ने विस्तार से बताने से इनकार कर दिया। वह पीठ पीछे बुराई करने वालों में से नहीं थी। इसके अलावा वह जानती थी कि गू झाओहान उसके चाचा के साथ उसके संबंधों के कारण उसे निशाना बना रहा था। अगर उसे पता चलता कि उसने उसके पीठ पीछे उसके बारे में बुरा भला कहा है, तो इससे शायद उनका झगड़ा और बढ़ जाएगा। वे तुरंत गू के आवास पर पहुंच गए। गू विला की रोशनी तेज चमक रही थी। अंदर प्रवेश करते ही गू किचेन ने नौकरानी से पूछा, शाओहान कहाँ है? नौकरानी ने जवाब दिया, युवा मालिक हान अभी अभी घर आए हैं और अपने कमरे में हैं। कमरा। अध्याय 186। अध्याय 187। गू परिवार के अतिथि। अनुवादक 54,96,90,339। शिया यांग्यांग बुजुर्ग व्यक्ति का अभिवादन करने के लिए गू किचेन के पीछे पीछे ऊपर गई। कुछ देर बातचीत करने के बाद बटलर पास आया और बोला, महाराज, मेहमान आ गए हैं। हमेशा हंसमुख रहने वाले उस बुजुर्ग ने कहा, आह चेन, मेरे साथ उनका स्वागत करने चलो। यांग्यांग, तुम शियाओहान को बुला लाओ, तुम दोनों सीधे भोजन कक्ष में जाओ। शिया यांग्यांग ने सहमति जताते हुए कहा। फिर वह बुजुर्ग व्यक्ति गू किचेन के साथ नीचे चला गया। शिया यांग्यांग एक पल के लिए अवाक रह गई, फिर मुली और गू झाओहान के कमरे की ओर चल पड़ी। जैसे जैसे वह उसके कमरे के करीब पहुंचती गई, जिया यांग्यांग के अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ता चला गया। अंततः वह दरवाजे पर रुक गई।
शिया यांग्यांग ने खुद को संभाला और दरवाजा खटखटाने की तैयारी करने लगी। हालांकि जैसे ही उसकी उंगलियां दरवाजे को छूने वाली थीं, वह अचानक खुल गया। गू झाओहान दरवाजे पर दिखाई दिया। शिया यांग्यांग अचंभित रह गई, उसका एक हाथ अभी भी हवा में लटका हुआ था। गू झाओहान अपने दरवाजे पर जिया यांग्यांग को देखकर थोड़ा हैरान लग रहा था। उसने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाते हुए ठंडे लहजे में कहा, क्या बात है? शिया यांग्यांग ने कहा, जब किम फी स्पष्ट रूप से लोगों पर अत्याचार कर रही थी, तो आपने आज उसकी मदद क्यों की? अपना गुस्सा काबू न कर पाने के कारण शिया यांग्यांग ने पूछा। गू झाओहान ने जवाब दिया, मैं तो बस सच कह रहा था, आपको अपना प्रयास व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इस बयान से शिया यांग्यांग और भी क्रोधित हो गई। उसने पलटवार करते हुए कहा, क्या आपको इतना यकीन है कि आपकी टीम जीत जाएगी? मैं बिना निश्चितता के कभी कोई काम नहीं करता। तो तुमने मुझे हराने के लिए किम फी एयर की टीम में शामिल हो गए। गू झाओहान, मैंने ऐसा क्या किया जिससे तुम भड़क गए? तुम मेरा विरोध क्यों कर रहे हो? गू झाओहान की निगाहें और गहरी हो गईं। तुमने मुझे उकसाया नहीं है। बात समझ न पाने पर जिया यांग्यांग ने पूछा, तो फिर आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? गू झाओहान ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। इतना कहकर गू झाओहान कमरे से बाहर निकल गया। जिया यांग्यांग गुस्से में थी। जब शिया यांग्यांग भोजन कक्ष में पहुंची, तब तक मेहमान पहले ही आ चुके थे। शिया यांग्यांग ने अपनी ही उम्र की एक लड़की को देखा। हालांकि उनकी शैलियां बिल्कुल विपरीत थीं। लड़की का रंग गेहूं जैसा था और उसने पेट दिखाने वाला टैंक टॉप और छोटी स्कर्ट पहनी हुई थी। इसके बावजूद वह बेहद खूबसूरत थी। उसकी मुस्कान कैलिफोर्निया के सूरज की तरह तेजस्वी और जीवंत थी। उस समय लड़की टूटी फूटी चीनी भाषा में गू किचन से बातचीत करने की कोशिश कर रही थी। शिया यांग्यांग ने भौहें चढ़ाईं। बुजुर्ग व्यक्ति अपने साथी से बात कर रहा था। सभी को उपस्थित देखकर उन्होंने कहा, चलिए मैं आप सभी का परिचय करा देता हूँ। ये मेरे साथी अंकल कियाओ हैं और ये उनकी पोती जोआना है। मिलनसार स्वभाव की होने के कारण लड़की ने उत्साहपूर्वक अपना परिचय दिया, मेरा नाम जोआना है, या चीनी भाषा में कियाओ अन्ना। मैं पहली बार चीन आई हूँ, इसलिए कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। हर शब्द को दूसरे स्वर में बोलने के कारण लड़की की चीनी भाषा को सुनना थोड़ा अटपटा लग रहा था। उसके दादा कियाओ पेइवन ने समझाया, मेरी पोती अमेरिका में पली बड़ी है। उसमें सब कुछ बहुत अच्छा है, सिवाय इसके कि उसकी चीनी भाषा उतनी अच्छी नहीं है। कृपया थोड़ा और धैर्य रखें। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, अन्ना एक चंचल और हंसमुख बच्ची है, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। फिर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, चलिए बैठते हैं और खाना खाते हैं। बैठने के बाद जोआना ने गू किचन के बगल वाली सीट पर बैठने की जिद की। उसने गू किचन का हाथ पकड़ लिया और उनसे अंग्रेजी में बातचीत करने लगी। जोआना ने गू किचन को चाचा कहकर संबोधित किया, जो जिया यांग्यांग को विशेष रूप से अप्रिय लगा। वे अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के मिश्रण में बात कर रहे थे और जिया यांग्यांग को समझने में कठिनाई हो रही थी। हालांकि यह गू झाओहान के लिए एक रिश्ता तय करने वाली मुलाकात होनी थी, लेकिन जोआना ने उससे एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन वह गू किचन के बारे में बहुत उत्साहित थी। जैसे ही सब लोग बैठ गए, गू किचन ने अचानक चीनी भाषा में परिचय दिया, मैं आप सभी का परिचय कराता हूँ, ये मेरी पत्नी है, शिया यांग्यांग। जोआना स्तब्ध रह गई और उसे कुछ समझ नहीं आया। पत्नी? क्या? गू किचन ने अंग्रेजी में पुनः परिचय दिया। जोआना की आंखों में स्पष्ट रूप से निराशा झलक रही थी। पत्नी? क्या वह आपकी पत्नी है? क्या आप शादीशुदा हैं? उसका उच्चारण बहुत मानक नहीं था और बोलते समय वह दांत पीसती हुई प्रतीत हो रही थी। अध्याय 187, अध्याय 188, आखिरकार मैं उसकी चाची हूँ, मुझे उसके सामने झुक जाना चाहिए। अनुवादक 54,96,90,339। गू क्यूई चेन ने शिया यांग्यांग का हाथ पकड़ा, उसे मेज पर रखा और कहा, हाँ मैं शादीशुदा हूँ। जोआना ने कहा, लेकिन वह तो बहुत जवान दिखती है। गू क्यूई चेन मुस्कुराई और बोली, चीन में एक कहावत प्रचलित है, बूढ़ी गाय ताजी घास खाती है, क्या आपने इसके बारे में नहीं सुना? शिया यांग्यांग किनारे पर लगभग हंसते हंसते लोटपोट हो गई। एक बूढ़ी गाय ताजी घास खाती है। उसे आश्चर्य हुआ कि गू क्यूई चेन ने ऐसा कहने की हिम्मत कैसे की। हालांकि इससे जिया यांग्यांग का मनोबल काफी बढ़ गया। गू की चेन हर समय अपनी भावनाओं के प्रति सचेत रहती थी। गू मिंगजू हंसते हुए बोली, ठीक है, अगर तुम कर सकती तो हर किसी को बता देती कि तुम शादीशुदा हो। पूरी दुनिया जानती है कि तुम शादीशुदा हो। दिखावा करना बंद करो।
ये ब्लाइंड डेट गू झाओहान के लिए तय की गई थी, लेकिन शुरू से अंत तक इन दोनों ने एक दूसरे को मुश्किल से ही देखा था। गू की चेन द्वारा अपनी शादी की घोषणा करने के बाद जोआना काफी शांत हो गई। जहां तक गू झाओहान की बात है, वह हमेशा बेहद सतर्क रहता था और चुपचाप अपना खाना खाता था। शिया यांग्यांग को धीमी आंच पर पकाए गए झींगे खाना बहुत पसंद था। जब आखिरी बड़ा झींगा परोसने की थाली में आया तो जिया यांग्यांग और गू झाओहान दोनों ने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। शिया यांग्यांग एक पल के लिए हिचकिचाए और फिर अपना हाथ पीछे खींच लिया। हालांकि गू झाओहान ने बिना किसी संकोच के झींगा लिया और उसे अपनी प्लेट में रख लिया। ये घटना गू मिंजू ने स्पष्ट रूप से देखी, जो उनके बगल में बैठी थी। गू मिंजू ने फटकार लगाते हुए कहा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतने असभ्य कैसे हो सकते हो? गू झाओहान ने ऐसा व्यवहार किया मानो उसने कुछ सुना ही न हो। शिया यांग्यांग ने तुरंत कहा, बहन कोई बात नहीं, आखिर मैं छोटे हान की चाची हूं, इसलिए मेरा उसके सामने झुकना ही उचित है। गू झाओहान जिस हाथ से चॉपस्टिक पकड़े हुए थे वह स्पष्ट रूप से रुक गया। दरअसल जिया यांग्यांग को पता था कि गू झाओहान ने ये जानबूझकर किया था। अभी अभी बहुत सारे झींगे थे, लेकिन उसने एक भी नहीं खाया। उसे आखिरी झींगे के लिए उससे मुकाबला करना पड़ा। फिलहाल गू झाओहान को उससे परेशानी हो रही थी और वह हर कदम पर उसका विरोध करती थी। ये समस्या सिर्फ स्कूल में ही नहीं, बल्कि अब घर पर भी जारी थी। हॉल में पहले हुई एक घटना के कारण शिया यांग्यांग अपने गुस्से को दबाने की कोशिश कर रही थी। वह जानती थी कि गू झाओहान अपनी चाची होने को लेकर संवेदनशील था, फिर भी यांग्यांग इसी स्थिति का इस्तेमाल करके उसे दबाना चाहती थी। बहरहाल थोड़ा मन हल्का करने से अच्छा लगा। जैसा कि उम्मीद थी, गू झाओहान ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और कहा, मेरा खाना हो गया, आप लोग आराम से खा सकते हैं, मैं अपने कमरे में वापस जा रहा हूं। इतना कहकर वह उठा और चला गया। यह कोई इकलौती घटना नहीं थी, इससे पहले भी कई बार जब भी वह मौजूद होती थी, गू झाओहान जल्दी चले जाते थे। फिर भी उनका इस दिन के अंत तक रुकना वाकई सराहनीय था। गू परिवार के सभी सदस्यों का मानना था कि गू झाओहान केवल विद्रोह के एक विलंबित चरण से गुजर रहा था, लेकिन कोई भी अत्यधिक चिंतित नहीं था। रात के खाने के बाद कियाओ पेइवन और बूढ़े गुरुजी ने अध्ययन कक्ष में बातचीत की। जोआना ने जिया यांग्यांग को आंगन में बातचीत करने के लिए बुलाया। गू क्यूई चेन ऊपर गू झाओहान के कमरे में गई। गू झाओहान अपने कमरे में एक रिपोर्ट लिख रहा था। पहली बार उसे कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूद विस्तृत पेशेवर डेटा इतना परेशान करने वाला लगा कि वह एक भी शब्द समझ नहीं पाया। गू ची चेन अंदर आया और गू झाओहान को आश्चर्यचकित करते हुए बोला, चाचा आप यहाँ क्यों आए हैं? गू क्यूई चेन गू झाओहान के पास गए और उन्हें एक छोटा सा आयताकार काला डिब्बा देते हुए बोले, यह मेरी पिछली व्यावसायिक यात्रा का उपहार है। गू झाओहान ने उसे खोला और वह एक काला पेन था। गू क्यूई चेन ने पूछा, क्या आपको ये पसंद है? गू झाओहान मुस्कुराया और बोला, चाचा जी आपने बचपन से ही मेरी पसंद को निखारा है, आप जो भी चुनेंगे मुझे पसंद आएगा। गू क्यूई चेन को अनमने से लग रहा था जब उसने पूछा, तो फिर आपको वह चाची क्यों पसंद नहीं है जिसे मैंने आपके लिए चुना है? गू झाओहान थोड़ा अचंभित लग रहा था। उसने चुपचाप पेन बॉक्स बंद कर दिया लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। गू क्यूई चेन लापरवाही से गू झाओहान की मेज पर बैठ गई और शांत भाव से पूछा, क्या आप मुझे ये बताना चाहते हैं कि आप यांग्यांग को क्यों नापसंद करते हैं? अध्याय 188 अध्याय 189 कुछ घटित हुआ। अनुवादक 54,96,90,339। गू झाओहान ने अचानक ऊपर देखा और पूछा, क्या शिया यांग्यांग ने आपसे शिकायत की है कि मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता? गू किचेन ने जवाब दिया, उसने कुछ नहीं कहा। तुम्हारे हाव भाव बहुत स्पष्ट हैं। पूरी रात शिया यांग्यांग के प्रति उनकी अरुचि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। उसने तो उसका खाना छीनने जैसी घटिया हरकत भी की, जो बचकाना हरकत थी। गू किचेन की गू झाओहान के बारे में समझ के अनुसार उन्होंने अपने बचपन से ही कभी किसी को पसंद या नापसंद नहीं किया है। ये पहली बार था जब उसने किसी को इतनी शिद्दत से नापसंद किया था। गू झाओहान ने ठंडे लहजे में पूछा, चाचा जी मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसने ही क्यों शादी की। क्या आप हमेशा से शेन मानबिंग को पसंद नहीं करते थे? शिया यांग्यांग किसी भी तरह से शेन मानबिंग के बराबर नहीं है। आपने उससे शादी क्यों की? गू किचेन ने जवाब दिया, क्योंकि उसने मेरा दिल जीत लिया। शाओ हान, अगर कभी किसी लड़की से मिलो और पहली नजर में ही तुम्हें बिजली का झटका लगे, दिल की धड़कन तेज हो जाए या कपकपी छूटने लगे, तो वही लड़की तुम्हारी सोलमेट है। ये तुम्हारे चाचा की सलाह है।
गु झाओहान की आंखों में उदासी छा गई। तो तुम सचमुच उसे पसंद करते हो, है ना? गु किचेन ने जवाब दिया, हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। गु झाओहान ने अपनी निगाहें नीचे कर ली, अपनी भावनाओं को छिपाते हुए कहा, अब मैं समझ गया, चाचा। गु किचेन ने गु झाओहान के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, भले ही तुम उसे पसंद न करो, लेकिन उसके प्रति ज्यादा कठोर मत बनो, समझे? गु झाओहान ने धीमी आवाज में सहमति जताते हुए बस इतना ही कहा। अगले दिन नाश्ता करने के बाद गु किचेन जिया यांग्यान को स्कूल ले गया। गु झाओहान उनके साथ एक ही कार में नहीं बैठा। वह बहुत जल्दी उठ गया और उसने उनके साथ नाश्ता भी नहीं किया। पूर्वाभ्यास एक स्थिर गति से चलता रहा और ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। बात बस इतनी सी थी कि किम्फी एयर बार बार आकर परेशानी खड़ी करती थी। शिया यांग्यान को आम झगड़ों और लड़ाइयों की कोई परवाह नहीं थी। सार्वजनिक चयन से ठीक एक दिन पहले तक शाम को जिया यांग्यान की अंतिम रिहर्सल के दौरान जैसे ही वह डोंगली हॉल में दाखिल हुई, सब लोग उसके चारों ओर जमा हो गए और कहने लगे, यांग्यान, कोई समस्या है? शिया यांग्यान ने पूछा, क्या हुआ? वेन शियाओचू ने कहा, सामान और वेशभूषा के साथ छेड़छाड़ की गई है। शिया यांग्यान जांच करने के लिए मंच के पीछे गई। सभी प्रॉप्स और कॉस्ट्यूम पर पेंट के छींटे पड़ गए थे। शिया यांग्यान ने पूछा, आखिर हुआ क्या? वेन शियाओचू ने कहा, किम्फी एयर के अलावा और कौन हो सकता है? उसने हमारे प्रॉप्स और कॉस्ट्यूम्स को खराब कर दिया है। कल चयन का दिन है, उसका ये कदम बहुत ही क्रूर है। ली जियाशु ने कहा, उसके पास समय, स्थान और लोगों का लाभ है। वह कल के चयन को लेकर काफी आश्वस्त है, तो वह ऐसा घृणित काम क्यों करेगी? वेन शियाओचू ने गुस्से में कहा, ताकि वह 100% आश्वस्त हो सके। जिया यांग्यान की भौहें सिकुड़ गईं। बाकी सदस्य गरम तवे पर चींटियों की तरह परेशान थे। यांग्यान, हम क्या करें? बिना प्रॉप्स और कॉस्ट्यूम के हम नाटक कैसे कर सकते हैं? पीके की वजह से थिएटर के कॉस्ट्यूम दूसरे स्कूलों से उधार लिए गए थे, सिर्फ एक ही सेट था और अब वह भी बर्बाद हो गया है। वेन शियाओचू ने कहा, मैं उनका सामना करने जा रही हूँ। शिया यांग्यान ने वेन शियाओचू का हाथ पकड़ते हुए कहा, कपड़े कब खराब हुए? वेन शियाओचू ने कहा, कल रात के रिहर्सल के बाद सब ठीक था, लेकिन जब हम आज सुबह जल्दी आए तो हमने इसे इस हालत में पाया। यह जरूर किम्फी एयर ने ही कल रात किसी को ये काम करने के लिए भेजा होगा। शिया यांग्यान ने पूछा, क्या हमारे पास कोई सबूत है? क्या हमें अभी भी सबूत की जरूरत है? उसके अलावा और कौन हो सकता है? शिया यांग्यान ने कहा, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अगर हम जल्दबाजी में उससे भिड़ेंगे तो वह इसे स्वीकार नहीं करेगी, बल्कि वह बात को पलट सकती है और कह सकती है कि हम उसकी बदनामी कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम जीत नहीं सकते। आखिरकार, जैसा कि जियाशु ने अभी कहा, कल के प्रदर्शन में उनके जीतने की 90% संभावना है। बाहरी लोगों की नज़र में ये सब करना बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। वेन शियाओचू ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, अब हमें क्या करना चाहिए? हम इसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। ऊपर से हमारे पास सामान और कपड़े भी नहीं हैं। कल हम क्या करेंगे? क्या हम हार मान लें? अध्याय 189, अध्याय 190, उससे मदद मांगो। अनुवादक 54,96,90,339। शिया यांग्यान ने कहा, आप लोग रिहर्सल करते रहिए, वेशभूषा का इंतजाम मैं कर लूंगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जिया यांग्यान सभागार से बाहर भाग गई। वेन शियाओचू ने उसे पुकारते हुए कहा, यांग्यान, तुम कहाँ जा रही हो? जिया यांग्यान सीधे शिचुआन एंटरटेनमेंट गए। उसने रास्ते में ही शेन शिचुआन को फोन कर दिया था, इसलिए उन्हें सीधे सीईओ के कार्यालय तक जाने में कोई परेशानी नहीं हुई। शेन शिचुआन की सचिव झोऊ फी ने उन्हें पहचान लिया और कहा, सीईओ एक मीटिंग में है, मिस शिया। कृपया थोड़ी देर यहीं प्रतीक्षा करें। शेन शिचुआन के वापस आने के समय शिया यांग्यान को कार्यालय में आए हुए 5 मिनट से भी कम समय हुआ था। टीवी सीरियल खत्म होने के बाद आप पहली बार मुझसे संपर्क कर रहे हैं, शेन शिचुआन ने शांत भाव से प्रवेश किया। शिया यांग्यान झट से खड़ी हो गई और बोली, सीईओ शेन, मुझे आपसे एक अनुरोध करना है। चेन और मैं अच्छे दोस्त हैं और आप उनकी पत्नी हैं। मुझे सीईओ शेन कहकर बुलाना थोड़ा अजीब लगता है। शिया यांग्यान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। भाई शेन। शेन शिचुआन ने पूछा, आपको मेरी मदद किस काम में चाहिए? शिया यांग्यान ने स्कूल के नाट्य प्रदर्शन में अपनी भागीदारी के बारे में बताया। शिया यांग्यान ने आगे कहा, आप मनोरंजन उद्योग में एक प्रमुख हस्ती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आप हमें किसी नाटक मंडली से संपर्क करा सकते हैं ताकि हम कुछ प्रॉप्स उधार ले सकें।
शेन शिचुआन ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। शिचुआन के पास अपना प्रॉप स्टोरेज रूम है। मैं तुम्हें बाद में वहां ले जाऊंगा और तुम अपनी जरूरत की चीजें चुन सकती हो। शिया यांग्यांग ने राहत की सांस ली, उसकी आंखों में मुस्कान आ गई और उसने कहा, धन्यवाद भाई शेन। शेन शिचुआन ने उससे पूछा, लेकिन मेरा एक सवाल है। तुम्हारे पिता आसानी से इस मामले को सुलझा सकते थे, तुम मेरे पास क्यों आए? शिया यांग्यांग ने समझाया, मेरे पिताजी आजकल काफी व्यस्त हैं। उन्होंने स्टारलाइट से जुड़े सभी मामले मेरी सौतेली माँ को सौंप दिए हैं, इसलिए हाल के वर्षों में जिया लियांगडोंग ने मुख्य रूप से निवेश पर ध्यान केंद्रित किया और स्टारलाइट से संबंधित विभिन्न मामलों को लियू रुयान पर छोड़ दिया। शिया यांग्यांग के लिए लियू रुयान की बजाय शेन शिचुआन से मदद मांगना बेहतर होगा। शेन शिचुआन तुरंत समझ गया और उसने आगे पूछताछ नहीं की। शेन शिचुआन ने विषय बदलते हुए कहा, चूंकि मैंने तुम्हारी मदद की है तो यह उचित ही है कि तुम भी मेरा एहसान चुकाओ, है ना? शिया यांग्यांग अचंभित रह गई और सोचने लगी कि वह उसकी किस तरह मदद कर सकती है। शिया यांग्यांग ने उत्तर दिया, जब तक मैं सक्षम हूं, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। शेन शिचुआन ने अपनी घड़ी देखी और सुझाव दिया, लगभग दोपहर हो गई है। क्या आप मुझे दोपहर का भोजन कराएंगे? तो वह उससे भोजन चाहता था। ये काफी सरल प्रतीत होता था। शिया यांग्यांग ने कहा, आपको भोजन कराना तो बनता है। आप क्या खाना चाहेंगे? शेन शिचुआन ने जवाब दिया, आज मेरा नूडल्स खाने का मन कर रहा है। शिया यांग्यांग ने सुझाव दिया, क्यों न हम युनडिंग रेस्टोरेंट में इटालियन पास्ता खाने चले। युनडिंग शहर का सबसे बेहतरीन रेस्तरां था जो अपने इटालियन नूडल्स के लिए प्रसिद्ध था। शेन शिचुआन ने सिर हिलाते हुए कहा, आज मेरा मन किसी फैंसी जगह पर जाने का नहीं है। क्या आपको कोई घर जैसे नूडल्स की दुकान पता है? घर जैसे नूडल्स? शिया यांग्यांग ने कुछ देर सोचा, फिर उसका चेहरा खिल उठा। मुझे वह जगह बिल्कुल पता है। ये हमारे स्कूल के ठीक बाहर है, मैं वहां अक्सर जाता हूँ। शेन शिचुआन जिया यांग्यांग के पीछे पीछे कैंपस के स्नैक स्ट्रीट पर स्थित एक छोटी सी दुकान फैनकाई नूडल हाउस में गया। उसने पूछा, तो तुम आह चेन को पहले यहाँ लाई थी? शिया यांग्यांग थोड़ा आत्मसंतुष्ट होकर बोला, हाँ, मैं उसे पहले भी यहाँ ला चुका हूँ। उसने कहा था कि यह जगह वाकई बहुत अच्छी है। जब नूडल्स आए तो वे एक बहुत बड़े कटोरे में थे। शिया यांग्यांग ने आग्रह किया, इसे गर्म रहते ही खा लो। एक चम्मच चखने के बाद शेन शिचुआन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शिया यांग्यांग ने पूछा, क्या इसका स्वाद लाजवाब नहीं है? शेन शिचुआन ने हंसते हुए जवाब दिया, बिल्कुल। अगर आह चेन जैसे नखरेबाज स्वाद वाले व्यक्ति ने भी इसे पसंद किया तो यह जरूर एक बेहतरीन व्यंजन होगा। यहाँ के नूडल्स का स्वाद घर जैसा था, लेकिन गोमांस का स्वाद साधारण था और अत्यधिक मसालों ने सूप के असली स्वाद को दबा दिया था। क्यूई चेन के साथ बड़े होने के कारण वह जानता था कि क्यूई चेन कितनी नखरे वाली हो सकती है, खासकर खाने के मामले में। ये नूडल्स कभी भी क्यूई चेन के स्वाद के अनुरूप नहीं होंगे। अगर ची चेन ने कहा था कि यह अच्छा है तो उसने ऐसा अपने सामने बैठी युवती को खुश करने के लिए ही किया होगा। शिया यांग्यांग ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा, उसकी आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं। अगर अच्छा है तो और खाओ। शेन शिचुआन ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम भी ज्यादा खाओ। अध्याय 190, अध्याय 191, मिस जिया, बहुत खास। अनुवादक 54,96,90,339। दोनों के पास एक एक पूरा कटोरा था। जब भुगतान का समय आया तो शेन शिचुआन ने अपना बटुआ निकाला। शिया यांग्यांग झट से आगे बढ़ी और बोली, मैंने कहा था कि मैं आपको दावत दूंगी, मैं बीफ नूडल्स का एक कटोरा खरीद सकती हूँ। शेन शिचुआन ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपना बटुआ एक तरफ रख दिया और बिल के लिए जिया यांग्यांग से होड़ नहीं लगाई। खाना खत्म करने के बाद शेन शिचुआन जिया यांग्यांग को टाइम के प्रॉप्स रूम में ले गया। यह एक बड़ा विशाल भंडारण कक्ष था, लगभग प्रॉप्स के सुपरमार्केट जैसा। अलमारियों की कतारें तरह तरह की प्राचीन और आधुनिक वस्तुओं से भरी हुई थीं। आपको जिस भी चीज की जरूरत हो सकती थी वह सब कुछ वहां मौजूद था। शेन शिचुआन ने जिया यांग्यांग को चयन में मदद की और जल्द ही सभी प्रॉप्स का चयन कर लिया गया। शेन शिचुआन ने झोऊफी को बुलाया और उसे निर्देश दिया, मिस शिया को ये सामान उनके स्कूल तक पहुंचाने में मदद करो। झोऊफी ने जवाब दिया, जरूर राष्ट्रपति महोदय। इसके बाद झोऊफी ने अचानक एक छोटा सा डिब्बा निकाला और उसे शेन शिचुआन को सौंपते हुए कहा, जी हाँ अध्यक्ष महोदय, यह अभी अभी सुश्री मानबिन की सहायक द्वारा पहुंचाया गया है। उस समय शिया यांग्यांग वहीं खड़ी थी। यह एक छोटा सा काला डिब्बा था जिस पर एक सुंदर आकृति बनी हुई थी।
जब इसे खोला गया तो उसमें हीरे जड़ी हुई रोलेक्स घड़ी निकली और अंदर एक नोट था जिस पर लिखा था, मेरे प्यारे भाई को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। शेन शिचुआन ने घड़ी को रखते हुए अपने होठों पर एक मुस्कान बिखेरी। शिया यांग्यांग काफी हैरान हुई, आज आपका जन्मदिन है? शेन शिचुआन ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। शिया यांग्यांग ने खेद व्यक्त करते हुए कहा, अगर मुझे पता होता तो मैं आपको सिर्फ बीफ नूडल्स नहीं खिलाती। मुझे आपको कुछ बेहतर खिलाना चाहिए था। शेन शिचुआन ने जवाब दिया, किसी के साथ खाना खाने से ही मुझे काफी संतुष्टि मिल जाती है। वैसे भी क्या जन्मदिन पर नूडल्स खाना एक परंपरा नहीं है? यांग, आज मुझे बहुत खुशी हुई, दोपहर के भोजन में मेरे साथ आने के लिए धन्यवाद। शेन शिचुआन की बातों में कुछ ऐसा था जिससे शिया यांग दुखी हो गया। शेन शिचुआन भले ही बहुत ऊंचे और शक्तिशाली थे, लेकिन ऐसा लगता था कि उनके पास साथ में भोजन करने के लिए कोई नहीं था। उसने अनुमान लगाया कि जन्मदिन पर वह विशेष रूप से अकेला महसूस कर रहा होगा, इसलिए उसने उसके साथ भोजन करने का अवसर लपक लिया। शिया यांग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, इसलिए उसने बस इतना कहा, अगर भविष्य में कभी आपको साथ खाने के लिए कोई साथी न मिले तो बेझिझक मुझसे संपर्क कर लेना। भले ही मेरे पास महंगे रेस्टोरेंट में जाने के लिए ज्यादा पैसे न हो, लेकिन मुझे इस जगह के सबसे स्वादिष्ट स्नैक्स के बारे में पता है। शेन शिचुआन ने धीरे से जवाब दिया, ठीक है। शिया यांग ने अलविदा कहा और फिर झोऊफी के साथ चली गई। पूरी यात्रा के दौरान झोऊफी लगातार रियर व्यू मिरर से शिया यांग की ओर देखता रहा, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। शिया यांग ने पूछा, सचिव झो, आप किस बात पर मुस्कुरा रहे हैं? झोऊफी ने जवाब दिया, सुश्री मानबिंग के अलावा आप पहली ऐसी व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति से इस तरह की सौम्य मुस्कान प्राप्त की है। शिया यांग को यह अजीब लगा, क्योंकि वह हमेशा शेन शिचुआन को एक बहुत ही सौम्य व्यक्ति मानती थी। शिया यांग ने पूछा, राष्ट्रपति के जन्मदिन पर उनके साथ भोजन करने वाला कोई क्यों नहीं है? क्या उन्हें बहुत अकेलापन महसूस नहीं हो रहा है? झोऊफी लगभग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। राष्ट्रपति को आज उनके जन्मदिन पर ही सैकड़ों बधाई संदेश मिले, फोन कॉल और टेक्स्ट मैसेज तो आए ही। कई लोग उन्हें दावत देना चाहते थे, लेकिन हमारे राष्ट्रपति इतने व्यस्त हैं कि उनके पास ऐसी दावतों के लिए समय ही नहीं है। शिया यांग ने पूछा, अगर वह इतना व्यस्त है तो वह मेरे साथ खाना खाने क्यों गया? इसीलिए राष्ट्रपति के दिल में मिस शिया के लिए एक खास जगह है। सिर्फ आपके लिए ही राष्ट्रपति खाने पीने का समय निकालते हैं और आपके लिए जरूरी सामान ढूंढने में मदद करते हैं, झोऊफी ने जवाब दिया। हमारे अध्यक्ष आमतौर पर हर पल की कद्र करते हैं, लेकिन आज उन्होंने मिस शिया को प्रॉप्स ढूंढने में मदद करने के लिए पूरे 2 घंटे बिताए। शिया यांग ने उसकी बातों पर भौहें चढ़ा ली। ये स्पष्ट रूप से उसके साथ भोजन करने गई थी, तो ये कैसे हो गया कि वह उसके साथ भोजन करने गया था? भले ही शेन शिचुआन उसे खास मानती हो, लेकिन ये केवल गू किचन के प्रभाव के कारण ही हो सकता है। कुछ ही देर में वे स्कूल पहुंच गए। झोऊफी ने सभी सामान को सभागार में ले जाने में मदद की। वेन शियाओचू और बाकी लोग इसे देखकर दंग रह गए। यांग, तुमने ये सभी बेहतरीन प्रॉप्स और कॉस्ट्यूम कहाँ से जुटाए? आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड सब्सक्राइब करो।